स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। हम 7वीं क्लास का इतिहास का चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ना चालू कर दिया है और 2 लेक्चर उसके हो भी गए हैं। पढ़ लिए होंगे, अच्छे से समझ भी आ गया होगा। किताब रख के साथ में पढ़ना और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो तो कल कहाँ तक पहुँच गए थे हम? मतलब कल इन द सेंस पुराने लेक्चर में हम कहाँ तक पहुँच गए थे, थोड़ा विचार करो। मैंने क्या बोला था, नई और पुरानी शब्दावली, जिसमें एक शब्दावली हिंदुस्तान बताई थी, दूसरी विदेशी बताई थी। याद आया कि दिखाना पड़ेगा आपको? हिंदुस्तान बताई थी, दूसरी क्या, ये कहाँ चलेगी, हाँ विदेशी बताई थी। फिर क्या बताया था, विदेशी व्यक्ति का अर्थ भी बताया था कि वर्तमान में विदेशी कौन है और पहले विदेशी कौन से व्यक्ति होते। ये वर्तमान में जेंटलमैन जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये विदेशी हैं। पहले सभी विदेशी होते थे जो दूसरे गाँव का है। फिर क्या अगला क्या टॉपिक पढ़ा था हमने? इतिहासकारों के स्रोत पढ़े थे। प्राचीन काल में इतिहासकारों के स्रोत बहुत सारे होते थे, वर्तमान में भी होते हैं, लेकिन धीमे धीमे स्रोत बदलने लगे। क्यों? एक समय आ गया जब लोग निर्भर हो गए किस पर, कागज पर। कागज पर निर्भर हो गए तो स्रोत भी बदलने लगे, कागज की मात्रा बढ़ गई। फिर लोग क्या करने लगे, उनके पास फोटोकॉपी की मशीन तो थी नहीं, तो प्रतिलिपियां कैसे बनाए, तो क्या करने लगे, खुद से ही छापने लगे, नकल उतारने लगे, जिससे जो पांडुलिपियां थी उनकी नवीन प्रतिलिपि आ जाए। प्रतिलिपि का मतलब होता है जो पुरानी वाली लिपि है या पुराना वाला जो ग्रंथ है उसकी सेम ग्रंथ को कॉपी कर दो। ठीक, लेकिन फिर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे आप होशियार हो लेकिन आपकी राइटिंग गंदी है, एक बच्चा आपसे ले गया कॉपी, लेकिन उसने भी कुछ लिखेगा तो बहुत सारी चीजें गलत कर देगा। तो सेम उस समय भी चीजें होने लगी, मूल प्रतिलिपि नष्ट होने लगी, लोग उनकी कॉपी करने लगे और वो कॉपी भी अशुद्ध होने लगी। और कुछ विचार जो इतिहासकार रहता था बेटा, वो अपने मन से उसमें डाल देता था। यहां तक क्लियर हो गया था, इतिहासकार उनके स्रोत के बारे में क्लियर हो गया था। और एक आपके दोस्त का फोटो भी दिखाया था मैंने, जो आपकी कॉपी ले मांग के ले गया है। क्या ना, ये आपका दोस्ती तो है जो आपकी कॉपी मांग के ले गया है। और ये क्या कर रहा है, ये आपकी कॉपी है अच्छी सी, ये लाल पीली इसकी, और ये क्या कर रहा है, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। सेम चीज उस समय होती थी। ठीक, को एक पीछे चीज आपके इमेज दी होगी, क्या लिखा है कागज के बारे में, कागज का मूल्य क्या लिखा हुआ है? 2 प्रसंगों से तुलना कीजिए कागज के मूल्य की। 13वीं शताब्दी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को ढूंढ डाला जिससे उसकी जरूरत नहीं थी, और उसने कागज को सुखाकर इस्तेमाल कर लिया। अब ये क्यों दे रखा है, ये बताना चाह रहा है हमें पाठ में, ये अध्याय में, कि कागज 13वीं शताब्दी तक कितना महंगा था या कितना मुश्किल से प्राप्त होता था। कैसे? एक व्यक्ति हैं, एक कोई इतिहासकार थे, एक या विद्वान थे, उन्हें कुछ लिखना था। ठीक है ना, अब कागज की कमी तो कैसे लिखें? तो उन्होंने क्या किया, जो एक पुरानी रचना जो पांडुलिपि थी उनके द्वारा रचित, उस पांडुलिपि को उठाया और उसको धो डाला। सेम वैसा किया जैसे वर्तमान में हम क्या करते हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हम कपड़े को क्या करते हैं, धो डालते हैं। सेम काम किसने किया उस समय? उस विद्वान ने आपकी पांडुलिपि को उठाया और उसको धो डाला। अक्षर पूरे साफ हो गए। सर अक्षर साफ कैसे हो गए? स्याही से लिखते थे उस समय, अक्षर साफ हो गए। अब वो पांडुलिपि उसके काम की रही नहीं, तो उस पर क्या कर दिया, लिख डाला और नई प्रतिलिपि बना दी या नई रचना कर दी। ठीक, ये घटना कब की है? 13वीं शताब्दी की। अब अगली घटना बताइए कब की? एक सदी बाद यानी लगभग 100 साल बाद। एक सदी यानी 100 साल बाद। 100 साल बाद क्या हुआ, आप बाजार में कोई खाद्य खरीदते जाते हो तो हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार यह वस्तु कागज में लपेट कर देता है। तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था? 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी। आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। अगला एग्जाम्पल क्या दिया है, आप 14वीं शताब्दी में, ये घटना कब की थी जब धो डाला उसको प्रतिलिपि को? 13वीं शताब्दी की। 14वीं शताब्दी में जब आप बाजार में गए, लगभग 100 साल बाद आप बाजार में गए, आपने बोला 10 रुपए के मंगोड़े दे दो, मंगोड़े समझते हो, चलो 2 समोसे दे दो। आपने उससे 2 समोसे मांगे, कब? 14वीं शताब्दी में। तो उसने समोसे आपको एक कागज में लपेट कर दे दिए। मतलब अब कागज का मूल्य इतना कम हो चुका है कि समोसे या कचौड़ी या मंगोड़े में यूज के लिए भी किसका यूज करने लगे हैं, देने के लिए भी किसका यूज करने लगे हैं,
कागज का कागज का यूज करने लगे ना। और आज से 100 साल पहले कागज की क्या हालत थी, यानी तब से 1400 साल से 1300 ईस्वी में कागज की हालत थी कि एक विद्वान के पास कुछ था नहीं तो उसने पुरानी प्रतिलिपि को धो डाला और उसी पे लिख डाला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप बताइए कागज कब सस्ता था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? अब आप खुद बता दोगे सर समझ ही आ रहा है, जब कागज का मूल्य इतना हो गया उसमें समोसे रख के मिल रही है तो मतलब कागज सस्ता हो गया है। तो इसका मतलब 14वीं शताब्दी में कागज सस्ता था बजाय 13वीं शताब्दी के। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो सीधा लिख दोगे ना, ऑब्जेक्टिव आ जाए तो क्या लिखोगे, 14वीं शताब्दी में क्या था आपका कागज सस्ता था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक और मीनिंग लिखा हुआ है, अभिलेखागार क्या होता है? अभिलेखागार क्या होता है? तो क्या होता है अभिलेखागार? एक ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे आपसे पूछे क्या अभिलेखागार क्या होता है? तो क्या होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहां दस्तावेजों को रखा जाता है और पांडुलिपियों को एकत्रित करके रखा जाता है, वो क्या कहलाता है, अभिलेखागार कहलाता है। वर्तमान में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या हमारा देश है, इसका भी एक अभिलेखागार होगा। क्लियर हो रहा है बेटा? आप ऐसे समझ लो, आपके घर में एक स्टोर रूम होता है, आप उसको ऐसे समझ सकते हो, आपके घर में एक स्टोर रूम है, उसमें आप कपड़े भी रख देते हो, है ना, आपके कुछ जरूरी कागज है उन्हें भी रख देते हो, तो वो आपके घर का क्या हो गया, अभिलेखागार हो गया। इसी तरीके से भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार, इनके भी क्या होंगे, अभिलेखागार होंगे। एक स्थान होगा, वहां क्या रखते हैं, वो दस्तावेज रखते हैं, है ना, जो जरूरी दस्तावेज है उन्हें रखते हैं, और जो अन्य चीजें जरूरी हैं पांडुलिपियां हैं उन्हें रखते हैं। क्लियर हुआ ना? तो मतलब आपके घर में जो स्टोर रूम होता है ना, छोटा सा, हम सबके घर में रहता है छोटा सा स्टोर रूम, वो भी एक क्या मान सकते हैं, घर का अभिलेखागार, है ना, ऐसे। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं बेटा। क्या है आपका अगला टॉपिक? अगला टॉपिक आपका नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। समूह का अर्थ होता है बेटा ग्रुप, है ना। तो मतलब कौन कौन से ग्रुप? आपके सामाजिक ग्रुप और आपके राजनीतिक ग्रुप। सर सामाजिक ग्रुप कैसे होते हैं? जो आपके किसान है ना, और जो आपके मजदूरी करते हैं, या कोई व्यक्ति जॉब करता है ना, ये सब किस ग्रुप में आ जाएंगे आपके? ये सब क्या है, समाज का हिस्सा है। हो सकता है आपके पापा सरकारी टीचर हो या आपके पापा टीचर हो, ठीक है ना, आपके चाचा किसी दूसरी जॉब में हो, आपके पड़ोसी में जो रहते हैं वो मजदूरी करते हो, या और पड़ोस में कोई रहते हैं वो खेती करते हो, किसान हो। तो यह सब क्या है, समाज का एक हिस्सा है। ये क्या है, एक हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का एक हिस्सा है। जब ये समाज का हिस्सा है तो ये कैसे रहते हैं, समूह में, तो ये पूरा समूह क्या कहलाएगा, सामाजिक समूह कहलाएगा। क्लियर हुआ? हाँ। अगला शब्द क्या है उसमें, राजनीतिक समूह, पॉलिटिकल ग्रुप। राजनीतिक समूह क्या, जैसे वर्तमान में आपके क्या होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं। उस समय कौन होते थे, राजा होते थे, सामंत होते थे, उनके छोटे छोटे मंत्री रहते थे, काश्तकार रहते थे, है ना, और जो छोटे छोटे व्यापार मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों को संभालते थे, वो सब काम करते थे पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। तो वो समूह क्या कहलाता था, राजनीतिक समूह कहलाता था। समझ में आ गया ना? सामाजिक समूह वो जो समाज के धारा में जुड़े हुए लोग हैं, जो काम कर रहे हैं अलग अलग। राजनीतिक समूह वो जो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं, वो आपका राजनीतिक समूह। ठीक, अब इस आपके चैप्टर में दिया क्या है, क्यों दिया है और क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें लिखा है 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्र यानी बारूद का इस्तेमाल। क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे कि हमने जो 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी थी वो कहां तक पढ़ी थी, 700 ईस्वी तक। ये जो आपकी 7th क्लास की हिस्ट्री है
ये आपकी है 700 से 1750 ईस्वी तक, है ना, ये लगभग 1000 साल की। ठीक, अब इतिहासकार का अर्थ मैंने क्या बताया था, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, और अतीत का अध्ययन करने वाला, उस इतिहास का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, इतिहासकार कहलाता है। ठीक, तो इतिहासकारों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं थी इस अध्ययन करना। क्यों? उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आ गई थी। चुनौतियां कैसे? बहुत सारे क्या हो गए थे, परिवर्तन हो गए थे इस काल में। परिवर्तन कैसे? नई नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, या इसे लिखा है ना, नई प्रौद्योगिकी आ गई थी, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई थी। कैसे? सबसे पहला एग्जांपल लिया है रहट का, सिंचाई में रहट का। सिंचाई यानी जो आपके खेत में पानी दिया जाता है, आप पापा से पूछना, सभी जानते हो कि सिंचाई क्या होती है। गेहूं की फसल उग गई, उसमें क्या पानी दिया, वो क्या सिंचाई। पहले सिंचाई लोग कैसे देते होंगे, देने का तरीका नदी से डायरेक्ट दे दिया, है ना, कुएं से नहीं दे पाते होंगे। लेकिन इन हजारों सालों में परिवर्तन हुए, सिंचाई में किसका यूज होने लगा, रहट का यूज होने लगा। अब मन में सर क्वेश्चन आता है, ये रहट होता क्या है? मैं भी बता देता हूं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। रहट ये होता है कि आपका रहट, ये दिखाई दे रहा है चक्का, ये जो है ना, ये जिस किनारे पर रखा हुआ है ना, जिस किनारे पर रखा हुआ है, ये आपका किसका किनारा है, कुआं। ये पूरा क्या है आपका, कुआं है ना। कुएं के ऊपर एक लकड़ी लगा रखी है, उस लकड़ी पे आपको ये चक्का दिखाई दे रहा है। उस लकड़ी पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, चक्का दिखाई दे रहा है। इस चक्के को घुमाते थे और कुएं से पानी निकलकर कहाँ आ जाता था, बाहर आ जाता था। और इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते थे, इस यंत्र को या इस प्रौद्योगिकी को क्या बोलते थे उस समय, रहट बोलते थे। अभी भी आपको गांव में कई जगह मिल जाएगा, मैंने तो देखा है। अब आप लोगों ने, आपके पिताजी ने जरूर देखा होगा रहट, है ना, पूछना घर पे, मम्मी रहट देखा है क्या, तो बता देंगे हाँ रहट देखा है, ठीक है ना। तो इन 1000 सालों में परिवर्तन क्या हुआ, सिंचाई में रहट का यूज होने लगा। सिंचाई में किसका यूज होने लगा, रहट का यूज होने लगा। उसके अलावा कताई में चरखे का, उसके अलावा क्या, कताई में चरखे का। पहले कताई यानी काटने में, कपड़े को काटने में, सूती कपड़ा काटना है तो चरखे का यूज होने लगा। पहले चरखे का यूज नहीं होता था, ठीक है ना। युद्ध में आग्नेय अस्त्रों का यानी बारूद का। पहले क्या युद्ध में बारूद का प्रयोग होता था, नहीं सर नहीं होता था। एक इधर से तलवार लेके कूद गया, दूसरा उधर से तलवार लेके कूद गया, किसी के पास भाला है, किसी के पास कुछ है, ये चीजें। लेकिन आगे आप जब मुगल काल पढ़ोगे तो एक शासक हुआ मुगल काल में बेटा, जिसका नाम था बाबर। जिसका नाम क्या था, बाबर नाम था। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया बेटा, तो उसने आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया, यानी बारूद का प्रयोग किया। बाबर ने किसका प्रयोग किया, बारूद का प्रयोग किया। लेकिन पहले बारूद का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है ना। तो ये क्या है, बारूद का प्रयोग कर रहा है कोई राजा, तो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं। सिंचाई में रहट का यूज हो रहा है ना। कताई में चरखे का यूज हो रहा है। ये क्या है, आपके सामाजिक परिवर्तन हो गए, ठीक। तो आगे क्या लिखा हुआ है, इस उपमहाद्वीप में कई तरह का खान पान भी अलग आया है, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलों के उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर भी आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अब आपकी किताब में ये दे रखा है, ये परिवर्तन जो आपको बता रहे हैं, जो हम 1000 सालों के परिवर्तनों की बात कर रहे हैं, ये परिवर्तन केवल सिंचाई में नहीं हुए, ये परिवर्तन केवल युद्ध में नहीं हुए, ये परिवर्तन केवल कपड़ा काटने में नहीं हुए, ये परिवर्तन आए आपके खान पान में भी। ये परिवर्तन आए आपके किसमें, खान पान में भी। खान पान में कैसे परिवर्तन आ गए, पहले आलू नहीं होता था भारत में, विदेशी व्यक्ति आए, पुर्तगाली वगैरह आए, मिर्च मसाले नहीं होते थे, चाय कॉफी नहीं होती थी। पहले चाय कॉफी नहीं होती थी। जब आपके 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली आए, 16वीं शताब्दी में आपके अंग्रेज आए, डच आए, ये लोग सब क्या लेकर आए, ये चीजें लेकर आए, ये चीजें लेकर आए। और इन चीजों के साथ साथ नए विचार भी लाए। सर विचार कैसे, विचार ऐसे कि हमें अपने समाज में नए आविष्कार करने चाहिए। अब मान लो आप गांव में रहते हो, या चलो मैं ही गांव में रहता हूं, ठीक है। मेरे गांव में सभी लोग बैलगाड़ी यूज करते हैं। क्या करते हैं, आने जाने के लिए
बैलगाड़ी तो समझते हो ना, जिसमें आगे बैल लगा होता है, पीछे 2 पहिए की गाड़ी रहती है। सभी लोग क्या यूज करते हैं? बैलगाड़ी यूज करते हैं। अब एक शहर से कोई बंदा कहाँ आ जाए? मेरे गांव में आ जाए, ठीक है सर, आ गया। उसके पास है मोटरसाइकिल, या चलो उसके पास है साइकिल। उसके पास क्या है? साइकिल है, ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। अब मैं बैलगाड़ी और साइकिल की रेस करूं तो कौन जीतेगा? स्वाभाविक सी बात है, आप क्या बोलोगे? सर साइकिल जीत जाएगी, साइकिल चलाने वाला जीत जाएगा। तो उस गांव के जो लोग हैं उनके मन में ये विचार आएगा कि क्यों ना या तो हम साइकिल ही ले आए, या हम भी क्या करें, ऐसा यंत्र या ऐसा साधन ले आए, या फिर हम जुगाड़ तुगाड़ करके एक साइकिल जैसा साधन बना लें। तो नए मन में क्या आए? विचार आए। सेम चीज कहाँ हुई बेटा? यहाँ पर हुई। जब सिंचाई में टेक्नोलॉजी आई, लड़ने में युद्धों का इस्तेमाल हुआ, खाने पीने में नई नई चीजें, चाय कॉफी ये सब चीजें आई, तो लोगों के मन में एक विचार भी आया कि ये चाय कॉफी जो वहां से लेकर आए हैं इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है ना, चाय का टेस्ट अच्छा है, कॉफी का टेस्ट अच्छा है, काली मिर्च है ना, इनका टेस्ट भी अच्छा है। तो हम क्या करते हैं? हम भी इनका क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, है ना। हम भी इनका क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन करने का विचार कहाँ, ये क्या आया? विचार आया ना। तो विचारों में भी क्या हुए? परिवर्तन हुए। तो परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से परिवर्तन वाला रहा। मतलब ये जो काल था 1000 साल का, आर्थिक रूप से भी परिवर्तन वाला। आर्थिक रूप से कैसे? सिंचाई में रहट आ गया, है ना, या चलो फसलें की, फसलों को बेच दिया तो परिवर्तन आ गए, है ना। विनिमय, वस्तु विनिमय के साधन परिवर्तित हुए। सामाजिक रूप से कैसे? चरखे आ गए आपके किसमें? कताई में। सिंचाई में रहट आ गया, है ना। समाज में लोग जुड़ने लगे, ये भी और राजनीतिक परिवर्तन कैसे? बारूद का यूज होने लगा, आग का यूज होने लगा किसमें? आग्नेय अस्त्रों का युद्ध में। ये सब क्या थे? आपके परिवर्तन थे इस युग में। ठीक, इस युग में परिवर्तन हुए। हाँ। अब आप एक चीज समझना, जब किसी युग में परिवर्तन होने लगेंगे, या ऐसे ही समझना, मैंने क्या बोला था, आपके गांव के पास, सबके पास क्या होगी? बैलगाड़ी थी, है ना। आपके गांव में या मेरे गांव में सबके पास क्या थी? बैलगाड़ी थी। एक बंदा आया शहर से साइकिल वाला, तो हम सब लोगों ने उसको देखकर क्या किए? साइकिल ली, और हमने भी अपना आवागमन सुगम कर लिया। अब जब हमने साइकिल ले ली, है ना, तो पहले बैलगाड़ी से हम केवल अपने गांव में ही घूमते थे। अब जब साइकिल आ गई है तो हम क्या करेंगे? अपने गांव में तो रहेंगे, हो सकता है अपने गांव से दूसरे गांव में भी जाए, है ना, दूसरे गांव से तीसरे गांव में भी जाए। ये कैसे संभव हुआ बेटा? ये कैसे पॉसिबल हुआ? जो परिवर्तन आए थे। ये कैसे पॉसिबल हुआ? जो परिवर्तन आए थे। कौन सा परिवर्तन? आपके गांव में बैलगाड़ी की जगह अब क्या आ गई थी? साइकिल आ गई थी। तो ये क्या था? एक परिवर्तन था। ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से की घटनाएं उस समय हुई। जब लोगों में परिवर्तन आया, विचार उनके बदले, तो लोग क्या करने लगे? एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाने लगे। ठीक है ना। एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भी क्या करने लगे? जाने लगे। क्यों जाने लगे? कोई अवसर की तलाश में जाता। अवसर की तलाश में क्या? कि वहां काम अच्छा मिल जाएगा, है ना, या उस जगह अपार मतलब खेती अच्छी होगी, ऐसी चीजें। ठीक है। तो लोग क्या करने लगे? जाने लगे इन विचारों के बाद उन्हीं समुदायों में। और लोग ऐसा तो नहीं अकेले जाएंगे, पूरा समूह बनाकर जाते थे, पूरा समूह बनाकर जाते थे। ठीक है ना। तो इसी काल में अगर आप देखोगे, जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, मतलब आने जाने वाले जिन लोगों का ज्यादा महत्व बढ़ा, वो थे कौन? राजपूत। वो थे कौन? राजपूत। राजपूत जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा के पुत्र से निकाला है। ठीक है ना। 18वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो अपने को छत्तीसगढ़ का होने का दावा करते थे। अब देखो ये कैसे जुड़ा हुआ है इससे। ये पहले इन्होंने क्या बताया कि लोगों में सामाजिक राजनीतिक क्रांतियां आई, है ना, नई नई चीजें आई, तो लोग समुदाय में पूरे के पूरे समूह में एक स्थान से दूसरी जगह जाने लगे। ठीक है ना। तो एक विशेष या एक स्पेशल समुदाय ऐसा था जिसका महत्व सबसे ज्यादा बढ़ा, जाने में भी, इधर उधर जाने में, या इधर उधर बसने में, ये परिवर्तन करने में। और वो समुदाय कौन सा था? आपका राजपूत। अब राजपूत का अर्थ बताया आपको क्या? राजा का पुत्र। ठीक है ना। राजपूत का अर्थ क्या?
पूत यानी पुत्र, राज यानी राजा, यानी राजा का पुत्र, ठीक है ना। आप घर पे बोलती है ना, मम्मी बोल देती है अपने, ये तो मेरा पूत है। पूत यानी क्या है? पुत्र है, सुपुत्र है, ठीक। अब इसमें ये बताया राजपूत, इनका महत्व तो ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। अब बताया राजपूत थे कौन, आपसे कोई पूछ ले या आपसे एग्जाम में पूछ ले राजपूत कौन थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा बता दिया है कि 8वीं शताब्दी से लेकर 8th सेंचुरी से लेकर 14वीं शताब्दी तक एक विशेष वर्ग को एक नाम दिया गया राजपूत। और इनका काम क्या था? ये लड़ाई करने में माहिर थे। आप जब आगे पढ़ाऊंगा, मैं आपको मुगल काल पढ़ाऊंगा, तो बहुत सारे राजपूत राजा हुए जिनकी लड़ाई हुई किससे? आपके अकबर से। तो राजपूत क्या थे? एक विशेष योद्धाओं का जो समूह था, उन्हें क्या बोलते थे? राजपूत बोलते थे। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या था? क्षत्रिय। इन्हीं का, राजपूतों का ही दूसरा नाम क्या था? क्षत्रिय वर्ण। वर्ण का मतलब समझ आया? 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये किस में आते थे? आपके क्षत्रिय वर्ण में आते थे राजपूत, ठीक है ना। एक इमेज लगाई हुई है मैंने यहाँ, आपको दिखाई दे रही होगी, पहचानते होगे आप सभी लोग। नहीं पहचानते तो अभी छोटे हो, पापा से पूछना कौन है ये, पिताजी से पूछना कौन है ये, तो क्या बोलेंगे? भाई ये व्यक्ति है महाराणा प्रताप। क्यों लगाई है मैंने इनकी इमेज? कि राजपूत किस क्षेत्र में, फील्ड में अच्छे रहते थे? आपके युद्ध करने में। तो आप इन्हें देखोगे, पीछे तलवार लटक रही है, आगे भी एक तलवार है, एक हाथ में भाला है, ये पीछे ढाल है, और इनका घोड़ा चेतक है। मतलब ये क्या, किस तैयारी में? युद्ध की बिल्कुल तैयारी में। तो देख के ही समझ आ रहा है कि जिस व्यक्ति या जिस समुदाय के बारे में अपने चैप्टर में बताया गया है, वो समुदाय कौन सा है? राजपूत। और ये उसका एक क्या है? एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ? हाँ, चल आगे बढ़ो। ये आपका वही रहट है, ये आपका क्या, वो रहट है। आगे क्या लिखा है? राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, सेनापति और सैनिक भी आते थे। ये सब चीजें ठीक है। आगे चलते हैं। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी। इस जो पूरा जो काल बताया 1000 साल का, इस दौरान क्या हो रहा था? जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों को प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए और उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। क्या बताना चाह रहा है? परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए। किताब में आपके लिखा है, वो तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप भी पढ़ लेना। सामाजिक परिवर्तन बताए थे। जब सामाजिक परिवर्तन हुए, लोगों के मन में विचार आए, तो लोगों ने क्या किया? ज्यादा से ज्यादा जंगलों की क्या की? कटाई की। ज्यादा से ज्यादा जंगलों की क्या की? कटाई की। और उन जगह क्या की? खेती की। अब ज्यादा लोगों ने जब खेती की, तो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो सक्षम नहीं थे खेती करने में, तो ये भी हुआ कि उन्हें अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह भी जाना पड़ा। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए जिन्होंने अत्यधिक खेती की, अत्यधिक फायदा उठाया, और वो क्या हो गए? पैसे वाले हो गए। मतलब परिवर्तन होने लगा। पहले राजा के अलावा एक जो तबका रहता था, वो हमेशा क्या रहता था? गरीब रहता था, है ना। लेकिन इस युग में क्या हुआ? टेक्नोलॉजी थोड़ी थोड़ी आई, लोग जागरूक हुए, विदेशी व्यक्ति आए, लोगों के मन में नए नए विचार आए। तो इस वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा जंगलों की कटाई करने लगे और खेती करने लगे। तो एक वर्ग अत्यधिक पैसे वाला भी हो गया, ठीक है ना। यही बता रहा है आपके किसमें? वो सामाजिक परिवर्तन में। चलो आगे क्या लिखा है? परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि, व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। यह दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्य के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उन्हें दर्जे बदलते रहते थे। वही बात मैंने क्या बोली थी आपसे अभी बेटा?
कुछ लोगों ने अत्यधिक खेती की, है ना, ज्यादा उपजाऊ जमीन पर ज्यादा खेती की, तो आर्थिक रूप से क्या हो गए, वो मजबूत हो गए। तो कुछ के पास जमीन ज्यादा हो गई तो उन्हें बोल सकते हैं अब वो आगे जाकर साहूकार बन गए। किसी के पास खेती जमीन कम थी तो वो मवेशियां पालने लगा, है ना। अब किसी के पास खेती कम थी लेकिन उससे खर्चा नहीं चल रहा था तो वो क्या करने लगा, दस्तकारी करने लगा, मजदूरी करने लगा। तो इसी तरीके से समाज में क्या हुए, सामाजिक अंतर आने लगे, ठीक है ना। और जो व्यक्ति आर्थिक रूप से जितना सक्षम होने लगा उसे उतना ही ऊंचा मानने लगे, है ना। जैसे बोलने लगे साहूकार हो गए, बोलते ना गांव के साहूकार हैं, तो उसे क्या मानने लगे, साहूकार मानने लगे। और जो आर्थिक रूप से जितना कमजोर होने लगा उसे निचले तबके में रखने लगे। तो धीमे धीमे समाज में क्या आ गए, पार्टीशन आ गए, है ना, विभाजन होने लगा, एक ऊंचा तबका एक नीचा तबका। ये सब काम किससे हुए, सामाजिक और जो राजनीतिक परिवर्तन हुए। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन से नई नई टेक्नोलॉजीज आई, लोगों ने सुधार किए, नए नए विचार आए, नई नई फसल आई, लोगों ने खेती का क्षेत्र बढ़ाया। किसी के पास खेती ज्यादा थी तो वो ज्यादा पैसे वाला हो गया, किसी के पास उपजाऊ भूमि अधिक थी। उपजाऊ भूमि का मतलब होता है जिस भूमि से ज्यादा फसल निकाली जा सके या ज्यादा अनाज उत्पन्न किया जा सके। किसी के पास बंजर भूमि ज्यादा थी, कोई मवेशी पालता था, कोई मवेशी के साथ दस्तकारी करता था, कोई खेती के साथ मजदूरी करता था। तो होता क्या था, फिर जो जितना पैसा वाला होता गया वो उतना ऊंचा होता गया और जो कमजोर उसे निचले तबके में रख दिया। ये सब क्या हो गया, परिवर्तन आने लगे। पहले ये परिवर्तन नहीं थे। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब चीज, आपने 6 क्लास तक पढ़ा, पहले क्या परिवर्तन थे, नहीं। सभी मनुष्य ज्यादातर समान काम करते थे और ज्यादातर सभी की समान स्थिति रहती थी। लेकिन इन 1000 सालों में बहुत सारे परिवर्तन हुए, तो इन मनुष्यों या इन व्यक्तियों की स्थिति में भी क्या हुआ, परिवर्तन होने लगे, ठीक है ना। चल, तो ये चैप्टर भी, ये वाला टॉपिक भी आपका क्या कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है आपका क्या, क्षेत्र और साम्राज्य। तो अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास में इसे पढ़ेंगे, क्षेत्र और साम्राज्य को। इसे पढ़ने से पहले आपका होमवर्क क्या है, आप जो तीनों टॉपिक या तीनों क्लास में हमने जितना भी पढ़ा है आपका चैप्टर, उसे अच्छे से बुक रख के सामने रिवीजन करो। और नहीं समझ आया तो वीडियो को बार बार देख देख के या उससे समझने का प्रयास करो, जिससे एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना। चलो बेटा, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में।